फ्रेंड्स, मैं हूं महेश मातो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल भारत लोक और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकाई 1 अध्याय 2 प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम के विषय में जानेंगे। कक्षा 12 में विषय भूगोल के पहले पुस्तक मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत के दूसरे अध्याय में जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रवास से हम लोग परिचित हो चुके हैं। दूसरे पुस्तक में भारत लोक और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दूसरा अध्याय में प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम के तहत हम लोग भारत के संदर्भ में प्रवास से संबंधित निम्न विषय बिंदुओं को जानेंगे। प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम के पहले लेक्चर वीडियो में हम लोग भारत के संदर्भ में प्रवास से संबंधित निम्न विषय बिंदुओं को चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला है प्रवास किसे कहते हैं या प्रवास क्या है, ये हम लोग मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत में भी जान चुके हैं, इसमें भी थोड़ा संक्षिप्त परिचय करेंगे। दूसरा है भारत में प्रवास की गणना कब से प्रारंभ की गई और इसके कौन कौन से आधारों को अपनाया जाता है, इसके विषय में जानेंगे। तीसरा विषय बिंदु है भारतीय उत्प्रवास की प्रसार तरंगे किस प्रकार से, भारत में जो उत्प्रवासी गए हैं अन्य देशों में वह कब कब गए हैं और इससे संबंधित तथ्यों को हम लोग जानेंगे। चौथा विषय बिंदु है प्रवास का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है और कितने प्रकार के प्रवास होते हैं। पांचवा विषय बिंदु है भारत में प्रवास की धाराएं किस प्रकार है, भारत में आंतरिक प्रवास जो होती है वह कितने प्रकार की होती है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में साथ ही साथ हम लोग इस लेक्चर वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रवास की स्थानीय भिन्नता किस प्रकार है। प्रवास की स्थानीय भिन्नता का तात्पर्य है भारत में जो प्रवास की स्थिति है। प्रवास की स्थानीय भिन्नता से तात्पर्य भारत में कौन कौन राज्यों में अप्रवासियों की संख्या अधिक है तथा उत्प्रवासियों की संख्या अधिक है, इससे हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज का सत्र का शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहले विषय बिंदु की ओर। पहला विषय बिंदु है प्रवास किसे कहते हैं या प्रवास क्या है। तो सामान्यतः लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने या निवास करने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। प्रवास में कुछ दूरी तय करना एवं निवास स्थान में परिवर्तन प्रमुख प्रक्रिया है। प्रवास में दैनिक गमनागमन को शामिल नहीं किया जाता है। प्रवास किसे कहते हैं, तो व्यक्ति जब एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने लगते हैं, बस जाते हैं, चाहे वह कारण कोई हो, तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रवास करते हैं। और प्रवास की जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, प्रवास के अंतर्गत कुछ दूरी तय करना अवश्य जरूरी होता है, साथ ही साथ निवास स्थान में परिवर्तन होना भी जरूरी होता है। और प्रवास में दैनिक गमनागमन को शामिल नहीं किया जाता है। दैनिक गमनागमन से तात्पर्य है लोग अपने कार्य में सुबह में जाते हैं और शाम को लौट कर आते हैं, तो दैनिक गमनागमन को प्रवास के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। प्रवास करने वाला व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है। यह प्रवासी गमन करने वाले स्थान के लिए उत्प्रवासी तथा गंतव्य स्थान के लिए अप्रवासी कहलाता है। एक ही प्रवासी को अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जहां से व्यक्ति गमन करता है उस स्थान के लिए वह प्रवासी उत्प्रवासी कहलाता है, तथा जिस स्थान पर जाकर वह निवास करने लगता है उस गंतव्य स्थान के लिए वही प्रवासी अप्रवासी कहलाता है। जिस स्थान को व्यक्ति छोड़ता है उस स्थान को उद्गम स्थान तथा जहां वे जाते हैं उसे गंतव्य स्थान के नाम से जानते हैं। अगला विषय बिंदु है भारत में प्रवास की गणना। भारत में प्रवास की गणना की शुरुआत कब हुई और किन किन आधारों को अपनाया जाता है प्रवास के आंकड़े एकत्रित करने के लिए। तो भारतीय जनगणना विभाग द्वारा जनसंख्या के साथ साथ प्रवास संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं। वर्ष 1881 ईस्वी में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कराई गई थी और इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना कराई जाती है। भारत में 1881 ईस्वी से ही प्रवास से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। इस वर्ष जन्म के स्थान के आधार पर प्रवास के आंकड़े एकत्रित किए गए थे। जन्म के स्थान पर प्रवास के आंकड़े एकत्रित किए गए थे।
1961 ईस्वी की जनगणना में प्रवास संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्नों में जन्म के स्थान के साथ साथ निवास की अवधि को भी शामिल किया गया। 1961 से पहले केवल जन्म के स्थान पर प्रवास संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते थे, लेकिन 1961 में यह संशोधन किया गया और इसमें जन्म स्थान के साथ साथ निवास की अवधि को भी शामिल किया गया। 1971 ईस्वी की जनगणना में पुनः एक और संशोधन किया गया और इसमें व्यक्ति के पिछले निवास स्थान एवं रुकने की अवधि के अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। 1971 में एक और संशोधन किया गया प्रवास संबंधी आंकड़ा एकत्रित करने के लिए, और वह क्या था, पिछले निवास स्थान में रुकने की अवधि के अतिरिक्त सूचना समाविष्ट किया गया। 1981 ईस्वी में जनगणना में प्रवास के कारणों और सूचनाओं को भी शामिल किया गया। 1981 के जनगणना में प्रवास किन कारण से हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसकी भी सूचनाएं एकत्रित की गई। वर्तमान समय में जनगणना के समय प्रवास संबंधी निम्न प्रश्न पूछे जाते हैं। जनगणना कर्मी जब आते हैं जनगणना करने के लिए तो उनके द्वारा 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला, क्या व्यक्ति इसी गांव या शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान की स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश का नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है? यदि हाँ, तो निवास के पूर्व स्थान का स्तर अर्थात ग्रामीण है कि नगरीय से आया है, जिले और राज्य का नाम, और यदि बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही साथ इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछे जाते हैं। भारत में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती है। पहला आधार जन्म के स्थान पर और दूसरा आधार निवास के स्थान पर किया जाता है। जन्म स्थान के आधार पर यदि व्यक्ति का जन्म स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत प्रवासी या अस्थायी प्रवासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा आधार को अपनाया जाता है निवास स्थान के आधार पर। यदि व्यक्ति का निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 102 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ अर्थात 30% के रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी। 2001 की जनगणना के अनुसार 30 करोड़ लोगों का प्रवास हुआ था, जो कुल जनसंख्या का 30% था, जो अपने जन्म स्थान से अलग रह रहे थे। वहीं निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में यह संख्या 31.5 करोड़ थी, अर्थात यह 31% थी। प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम का अगला विषय बिंदु भारतीय उत्प्रवास की प्रसार तरंगे। भारत में जो उत्प्रवास हुए हैं, अब तक जो उत्प्रवास हुए हैं, उसकी प्रसार की तरंगे कब कब अधिक हुई है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में भारतीय उत्प्रवासियों के प्रसार की 3 मुख्य तरंगे देखने को मिलती है। पहला तरंग उपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप के अंतर्गत ट्रिनिडाड, टोबैगो और गुयाना, साथ ही साथ फिजी और दक्षिण अफ्रीका भारतीय श्रमिकों को ले जाए गए। इसके साथ ही साथ फ्रांसीसियों और जर्मनियों द्वारा रियोरियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में ले जाए गए। वहीं फ्रांसीसियों और डचों, पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और द्वीप से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि में काम करने के लिए भेजे थे। ऐसे सभी प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट के नाम से समयबद्ध अनुबंध के तहत आते हैं। इन मजदूरों के जीवन की दशाएं दासों जैसी थी। दूसरे तरंग में प्रवासियों को नूतन समय में व्यवसायियों, शिल्पियों, व्यापारियों तथा फैक्ट्री मजदूरों आर्थिक अवसरों की तलाश में
थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई आदि देशों में जाकर बस गए थे और यह प्रवृत्ति अब भी जारी है। 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया में तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को अपने देश की ओर खींचा है। कुछ बाह्य प्रवास पश्चिमी देशों में भी हुए हैं, जिसमें उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायियों आदि को शामिल किया जाता है। तीसरी तरंग या तीसरा जो खेप प्रवास हुआ था 1960 के दशक के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु एवं उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करने तथा अधिक धन कमाने के लिए डॉक्टरों, अभियंताओं, सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधकों, परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों आदि भारत छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी आदि देशों में जाकर बस गए हैं। 1991 के उदारीकरण के बाद शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रवास को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया है। 1991 के उदारीकरण के पश्चात शिक्षा के लिए तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीय जो उत्प्रवासी हैं काफी अधिक संख्या में हुए हैं। अगला विषय बिंदु है प्रवास का वर्गीकरण। प्रवास को किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है? प्रवास के कई आधारों पर वर्गीकरण किया जा सकता है, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से है। जैसे कारण के आधार पर प्रवास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आर्थिक कारण से प्रवास, दूसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण से प्रवास और तीसरा राजनीतिक कारण से प्रवास। दूरी के आधार पर प्रवास को 2 वर्गों में रखा जाता है, लंबी दूरी का प्रवास और कम दूरी का प्रवास। वहीं समय के आधार पर प्रवास को 3 भागों में बांटा जाता है, अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास, मौसमी प्रवास। और दिशा के आधार पर प्रवास को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उत्प्रवास और अप्रवास। और स्थान के आधार पर प्रवास को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, बाह्य प्रवास। बाह्य प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है तथा आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, अंतर्राज्यीय प्रवास। और अंतर्राज्यीय प्रवास की 4 धाराएं हैं। पहला ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, दूसरा ग्रामीण से नगरीय प्रवास, तीसरा नगरीय से नगरीय प्रवास और चौथा नगरीय से ग्रामीण प्रवास। अगला विषय बिंदु है भारत में प्रवास की धाराएं। भारत में प्रवास की धाराएं इस प्रकार से है, जानते हैं। स्थान या निवास स्थान के आधार पर प्रवास को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास। बाह्य प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। आंतरिक प्रवास किसे कहते हैं? जब लोग अपने ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करते हैं तो इसे आंतरिक प्रवास कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला अंतर्राज्यीय प्रवास और दूसरा अंतर्राज्यीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास में लोग एक राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करते हैं, वहीं अंतर्राज्यीय प्रवास में लोग अपने देश में एक राज्य से दूसरे राज्य को प्रवास करते हैं। आंतरिक प्रवास की 4 दिशाएं होती है, जिसे प्रवास की धाराएं कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास, दूसरा ग्रामीण से नगरीय प्रवास, तीसरा नगरीय से नगरीय प्रवास और चौथा नगरीय से ग्रामीण प्रवास। प्रवास की धाराओं के अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारत में 1991 से 2001 के मध्य भारत में निवास के अंतिम स्थान के अनुसार आंतरिक प्रवास की धाराएं इस प्रकार हैं। 1991 से लेकर 2001 तक जो भारत में प्रवास की धाराएं हैं वह उसकी संख्या यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर 10 वर्षों की संख्या दिया गया है। अगर हम लोग अंतर्राज्यीय प्रवास की चर्चा करें तो चारों धाराओं में ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास हुआ था उसमें स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि विवाह के उपरांत इनकी प्रवास अपने जन्म स्थान से दूसरे गांव में हो जाता है। इसके कारण इसकी संख्या अधिक है। 10 वर्षों में 3,88,94,493 था। इस तरह का आंकड़ा दिया गया है। वहीं अंतर्राज्यीय प्रवास को अगर हम लोग चर्चा करें तो अंतर्राज्यीय प्रवास में सबसे ज्यादा जो प्रवास हुआ है वह ग्रामीण से नगरीय प्रवास
को देखने को मिलता है सबसे अधिक, और ग्रामीण से नगरीय प्रवास में पुरुषों का सबसे अधिक प्रवास हुआ है। यहाँ पर 38,03,737 व्यक्ति पिछले 10 वर्षों में गांव से नगर की ओर गए हैं, और यह पुरुष प्रधान प्रवास था क्योंकि पुरुष अपने रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करते हैं। बाकी जो आंकड़े दिए गए हैं इसे आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस आंकड़े को हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे अगले स्लाइड में, तथा अन्य तथ्यों को अगले स्लाइड में जानते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अपने पिछले निवास के आधार पर परिकलित 31.5 करोड़ प्रवासियों में से 9.8 करोड़ लोगों ने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। इसमें से 8.1 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। इस धारा में स्त्री प्रवास प्रमुख थी, इसमें से अधिकांश विवाह उपरांत प्रवासी थी। अंतर्राज्यीय प्रवास में और अंतर्राज्यीय प्रवास में कम दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है। वहीं आर्थिक कारणों या रोजगार की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्रामीण से नगरीय धारा में पुरुषों का प्रवास अधिक है, जिसे इन दो दंड ग्राफों से देखा जा सकता है। यहाँ अगर हम लोग देखें इस दंड ग्राफ के माध्यम से, तो चाहे अंतर्राज्यीय प्रवास हो या अंतर्राज्यीय प्रवास हो, इसमें ग्रामीण से ग्रामीण जो प्रवास हुआ है, ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास हुआ है, इसमें महिलाओं की संख्या अधिक है। महिलाओं की संख्या अधिक है क्योंकि विवाह उपरांत इनका प्रवास जन्म स्थान से दूसरे गांव या दूसरे स्थान पर हो जाता है, जिसके कारण इसकी संख्या यहाँ पर दंड आरेख काफी ऊंचा दिखाया गया है, इसकी संख्या काफी अधिक है। वहीं हम लोग देखें अंतर्राज्यीय प्रवास में ग्रामीण से नगरीय प्रवास में पुरुषों की संख्या अधिक है, क्योंकि भारत में रोजगार के पर्पस से या रोजगार के कारण अत्यधिक गांव से लोग नगर की ओर जाते हैं, जो दिखाया गया है। निवास स्थान के आधार पर प्रवास के दूसरा जो प्रकार है बाह्य प्रवास या अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। वैसे प्रवास को बाह्य प्रवास कहा जाता है जब लोग देश की सीमा रेखा से बाहर जाकर दूसरे देश में निवास करते हैं या दूसरे देशों से आकर भारत में निवास करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। भारत में 2001 तक अंतर्राष्ट्रीय अप्रवासियों की संख्या निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। भारत में सभी अवधियों में पड़ोसी देशों से पिछले निवास स्थान के अनुसार अप्रवासी अधिक रहे हैं। देखते हैं डाटा में जो 2001 तक जितने भी अप्रवासी रहे हैं उसकी कुल संख्या जो दिया गया है 51,55,423, जिसमें से जो कुल अप्रवासी थे उसका 95.5% पड़ोसी देशों से भारत आए हुए हैं। 95% हमारे देश में जो अप्रवासी हैं वह पड़ोसी देश से आए हुए हैं, और इसमें से सबसे अधिक बांग्लादेश के अप्रवासी हैं जो 59.8% है। लगभग 30,84,826 व्यक्ति 2001 तक अप्रवासी हैं। वहीं दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान से हमारे देश में 2001 तक अप्रवासियों की संख्या 9,97,106 थी, जो कुल अप्रवासियों का 19.3% है। वहीं तीसरे स्थान की बात करें तो नेपाल से भी काफी संख्या में हमारे देश में अप्रवासी रह रहे हैं, जिसकी संख्या 2001 के जनगणना के अनुसार अब तक जो आए थे 5,96,696 व्यक्ति हैं। इस तरह से देखते हैं तो हमारे देश में जो अप्रवासी हैं उसमें से अधिकांश पड़ोसी देशों से आए हुए हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के ही ज्यादा अप्रवासी हैं। बाकी अन्य देशों से मात्र 4.5% लोग ही भारत में अप्रवासी हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अन्य देशों से 51,55,423 व्यक्तियों का अप्रवास हुआ था, जिसमें से 96% पड़ोसी देशों से आए थे।
इसमें बांग्लादेश से सर्वाधिक 30,84,000 या 59.8%। इसके बाद पाकिस्तान से लगभग 9,97,000 या 19.3% तथा नेपाल से 5,96,000 अर्थात 11.6% लोग आए हुए हैं, रह रहे हैं अप्रवासी के रूप में भारत में। वहीं भारत में उत्प्रवास की बात की जाए तो अनुमानतः लगभग 2 करोड़ लोग भारत से उत्प्रवास किए हैं, जो लगभग 110 देशों में निवास कर रहे हैं। अब देखते हैं अगला विषय बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय बिंदु है प्रवास की स्थानीय भिन्नता क्या है। भारत में जो प्रवास की स्थिति है वह किस प्रकार से है, तो महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित किया है। सबसे अधिक जो अप्रवासियों की संख्या देखने को मिलता है वह किन राज्यों में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में। भारत में सबसे अधिक अप्रवासी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, जहां विभिन्न राज्यों से 23 लाख अप्रवासी लोग रहते हैं। इसके बाद दिल्ली, गुजरात, हरियाणा का स्थान आता है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक उत्प्रवासी 26 लाख। इसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार का आता है, जहां से 17 लाख व्यक्ति उत्प्रवास के रूप में दूसरे राज्यों में या अन्य शहरों में गए थे, जो दूसरे राज्यों में उत्प्रवास किए हैं। वहीं नगरीय समूहों की बात की जाए तो बृहत मुंबई में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आए थे। इसमें अंतः राज्यीय प्रवास का भाग सर्वाधिक है। मुंबई में जो भी अप्रवासी रह रहे हैं उसमें अंतः राज्यीय अप्रवासियों की संख्या अधिक है। यह अंतर मुख्य रूप से राज्य के आकार के कारण है, जिसमें ये नगरीय समूहन स्थित हैं। तो दोस्तों, हम लोग प्रवास प्रकार, कारण और परिणाम के तहत पहले लेक्चर वीडियो में निम्न विषय बिंदुओं के विषय में चर्चा किए या जानकारी हासिल किए, जैसे प्रवास किसे कहते हैं या प्रवास क्या है, भारत में प्रवास की गणना किस प्रकार से शुरुआत हुई या किन किन आधारों को अपनाया गया, भारतीय उत्प्रवास के प्रसार तरंगे किस प्रकार से हुई है, अन्य देशों में उत्प्रवासी किस प्रकार से गए हैं, कब कब से इसकी तरंग उत्पन्न हुई है। 3 तरंगों का चर्चा किए थे जब देश से उत्प्रवासियों की संख्या अधिक बाहर में गए थे। और चौथा विषय बिंदु का चर्चा किए प्रवास का वर्गीकरण किन आधारों पर और कितने प्रकार से किए जाते हैं, इसका चर्चा किए। और साथ ही साथ हम लोग भारत में प्रवास की धाराओं के विषय में जानकारी हासिल किए और अंत में भारत की स्थानीय भिन्नता के बारे में जानकारी हासिल किए। प्रवास की स्थानीय भिन्नता के बारे में जानकारी किए कि कौन से राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या अधिक है तथा किन राज्यों में अप्रवासियों की संख्या अधिक है। तो दोस्तों, प्रवास कारण और परिणाम से संबंधित यह पहला लेक्चर वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें तथा अपने दोस्तों के मध्य ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।